हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो अभी तक हम लोगों ने सेशंस में बात की फिजिकल इक्विलिब्रियम की, जहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन की मेनली रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी की, जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन जब हमारा आइस से वाटर बन रहा था या वाटर से वाटर वेपर बन रहा था, तो उसके बीच में हमारा किस तरीके से फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों। हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 + I2 gives 2HI। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है और ये हमारी H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ये हमारी क्या थी, फिजिकल रिएक्शन थी, यानी फिजिकल चेंज था। तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे हमारा H2O मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल अनचेंज रहेगा, यानी यहां पर भी मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही होगा, बस उसका क्या हुआ, उसका फेज चेंज हो गया बच्चों। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, यहां पर अगर हम लोग H का स्ट्रक्चर लें, H2 का, और I2 का स्ट्रक्चर लें, और हम देखें कि हमारा जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है वो टोटली क्या है, चेंज है, यानी हमारा न्यू प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हुआ है। या फिर हम लोग कह सकते हैं जहां पर ब्रेकिंग ऑफ फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, यानी जहां पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड फॉर्म, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उस चेंज को यानी उस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। तो किसी भी इक्विलिब्रियम में अगर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी तो उस पूरे प्रोसेस में हम लोग बोलेंगे कि यहां पर क्या चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखने से पहले बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप देख लेते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, केमिकल रिएक्शन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक होती है हमारी रिवर्सिबल और दूसरी होती है हमारी इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसी होती है बच्चों, जो हमारी दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। दोनों डायरेक्शन मतलब अगर हम लोग ये रिएक्शन लेते हैं H2 + I2 gives 2HI, तो ये हमारी H2 और I2 से हाइड्रोजन आयोडाइड भी बनाएगा और एट द सेम रेट हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन भी बनाएगा। तो ये हमारी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं मूव करती हैं इन बोथ डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड में भी जाएंगी और बैकवर्ड में भी जाएंगी, यानी इस HI को भी बनाएंगी और हाइड्रोजन और आयोडीन को भी फॉर्म करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको किस तरीके से हम लोग शो करते हैं, इस तरीके से। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो हमारा इक्विलिब्रियम भी होता है वो भी इसी साइन से शो होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो क्या करती हैं, शो करती हैं हमारा इक्विलिब्रियम। यानी जहां पर इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन होगा उसको हम लोग किस टाइप ऑफ रिएक्शन से शो करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन से। इसी तरीके से जो हमारी इरिवर्सिबल होती है वो कैसी होती हैं, वो हमारी सिंगल डायरेक्शन में मूव करती हैं, मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। यानी अगर H2 + I2 बनेगा तो केवल यहां पर HI अगर बने, यानी इन दोनों का कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो जाए, 0 हो जाए और सारा का सारा HI हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाए और रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए।
इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है, इरिवर्सिबल है, यानी रिवर्स नहीं हो सकती, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसको हम लोग नॉर्मली इस डायरेक्शन से दिखाते हैं। हमारी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है इसमें कोई भी बैकवर्ड डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों ये दो तरीके की हमारी रिएक्शन होती हैं। तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग किसका यूज़ करने वाले हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो आइए अब बच्चों देखते हैं कि हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, यानी एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ अपोजिंग प्रोसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जो हमारा रिएक्टेंट का यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जहां पर मेंटेन होगा वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है उसका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ना तो वो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। यही सेम बात बच्चों हम लोगों ने फिजिकल इक्विलिब्रियम के हर एक प्रोसेस में देखी थी। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक फिजिकल इक्विलिब्रियम के कोई भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो और आसान हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग फिर से वही सेम प्रोसेस को बार बार नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट होने से पहले क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ का रेट, यानी जो रेट ऑफ अपोजिंग प्रोसेस होते हैं, यानी अगर हम लोग सपोज करते हैं कोई रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस H2 हैवर प्रोसेस ले लेते हैं, तो हमारा बनता है अमोनिया गैस। तो ये एक हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस से वापस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिल रहा है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों यहां पर इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कब सेट होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगी किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों, जब हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बन रहा है, तो ये हमारा केस है फॉरवर्ड रिएक्शन का। यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, केवल इस डायरेक्शन। तो ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसका जब रेट, यानी इसके बनने की जो स्पीड होगी वो किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी होगी, जब ये हमारी NH3 से हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा होगा। तो ये जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें दो टाइप की रिएक्शन है, एक हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हमारी बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों का जब बच्चों रेट बराबर हो जाएगा, जब इन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगी, तब जो इसका कंसंट्रेशन है, यानी N2 का कुछ अमाउंट होगा और H2 का कुछ अमाउंट होगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ N2 and H2 and NH3 will be constant। जब इसका रेट बच्चों बराबर होगा तो इसका कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाएगा। और इन कंडीशंस में हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों ये वाली जो दोनों कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस का हम लोग अलग अलग ग्राफ बना के देखते हैं। अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की बात करते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ, तो हम लोग कैसा ग्राफ देखने को मिल सकता है कि हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा पूरा का पूरा क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट क्या होगा, नीचे आएगा और वो एक टाइम पर आके कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा और एक टाइम पर आके उसका रेट भी
इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ कुछ मिलता है हमारा व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। बट अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो बच्चों कैसे, तो अगर किसी जनरल रिएक्शन के लिए हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बच्चों ग्राफ बनाते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा यानी जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो कैसे, उसका कंसंट्रेशन घटेगा और क्या हो जाएगा, एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगा। और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बढ़ता रहेगा क्योंकि शुरू में ज़ीरो होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट तो हमारा ज़ीरो होगा, सारा का सारा रिएक्टेंट अमाउंट होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा है, रिएक्टेंट का अमाउंट है, और ये जो बढ़ रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक टाइम पर आके प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन दोनों ग्राफ्स में अगर बच्चों हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों जो रेट हैं वो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों कांस्टेंट होते हैं, लेकिन बच्चों इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कंसंट्रेशन के बारे में कोई भी इक्वल की बात नहीं की है, केवल कांस्टेंटनेस की बात की है। जबकि हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस में बच्चों यहाँ पर क्या बात की है कि ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये कांस्टेंट, ये जो इक्वल हो जाते हैं, ये सीधी लाइन आ जाती है, तब हम लोग मानते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। इस कंडीशन में भी जब हम लोग कांस्टेंट पर आ जाते हैं तो हम लोग मानते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। तो बच्चों कंसंट्रेशन के केस में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये जो कांस्टेंट ग्राफ हैं ये एक दूसरे को कॉन्साइड करें। ये क्या होंगे, ये फ्लैट हो जाएंगे। बस फ्लैट होने का मतलब है क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने जनरल कंडीशन ली थी, ये दोनों ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किए थे। लेकिन अगर हम लोग अब इस एग्जाम्पल को लेकर, यानी ये जो हमारा हैवर प्रोसेस है, इसके लिए अगर हम लोग रेट वर्सेस टाइम और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालते हैं, तो देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो हमारा जो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो ऑलवेज फॉर एनी रिएक्शन हमारा यही रहने वाला है, क्योंकि बच्चों हमेशा जब भी कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो हमारा रेट ऑफ अपोजिंग प्रोसेसेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा सिंपल सा यही ग्राफ हमेशा ड्रॉ होगा। लेकिन कंसंट्रेशन के केस में हम लोग देखते हैं कि हमारे ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो कौन सा ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अमाउंट मान लेते हैं यहाँ पर है, और वो धीरे धीरे घटेगा और एक टाइम पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नाइट्रोजन भी रिएक्टेंट है, तो नाइट्रोजन का अमाउंट मोल्स ऑफ, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कम है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा नीचे से लेते हैं, तो हमारा N2 भी क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज डाउन होके कांस्टेंट हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारा है अमोनिया। अमोनिया क्या होगा बच्चों, शुरू में बिल्कुल ज़ीरो होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन की बात करी इन तीनों की, तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग अमाउंट पर ये लोग बढ़े और घटे, यानी रिएक्टेंट घटा और प्रोडक्ट बढ़ा। लेकिन एक टाइम पर आके ये तीनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और जहाँ पर कांस्टेंट होंगे वहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन के केस में ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ्लैट लाइन है, या जब कांस्टेंट हो गया है तो ये एक दूसरे को कॉन्साइड करें। कॉन्साइड करने का मतलब होता है बराबर हो जाए। तो बराबर होने की कंडीशन हम लोगों ने नहीं बोली है, हमने केवल बात की है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों ये वाली बात आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, यानी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है नेचर में, डायनामिक होता है, यानी मूव करता रहता है। बच्चों कोई भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल प्रोसेस में बात की थी कि हम लोग जब चीनी को पानी में
घोलते जा रहे थे तो एक समय ऐसा आता था जब चीनी घुलना, डिज़ोल्व होना बंद हो जा रही थी। तब हम लोग कह रहे थे कि अब सॉल्यूशन और चीनी के बीच में, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। तो वहाँ पर हमको कैसा दिखाई देता है, हमको स्टेबल दिखाई पड़ता है, यानी चीनी घुलना बंद हो गई। लेकिन एक्चुअली में जो चीनी और सॉल्यूशन के बीच में लगातार क्या था, प्रोसेस ऑन था, यानी चीनी डिज़ोल्व हो रही थी और जो सॉल्यूशन से चीनी क्रिस्टलाइज होती जा रही थी, यानी जितने अमाउंट में चीनी घुल रही थी उतने ही अमाउंट में चीनी बाहर आ रही थी सॉल्यूशन से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डायनामिक इन नेचर। ऐसे ही बच्चों हम लोग जब बात करते हैं किसी केमिकल प्रोसेस की, जब बात करते हैं किसी केमिकल प्रोसेस की और उसमें जब हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो हमको लगता है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट जब कांस्टेंट हो जाते हैं तो हमको लगता है कि ये प्रोसेस रुक गई है, स्टैटिक हो गई है। लेकिन हम लोगों ने बात की कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टैटिक ना होकर कैसा होता है, डायनामिक होता है, यानी हमेशा जो N2 और H2 है वो NH3 में चेंज हो रहे हैं और साथ ही साथ उतने ही अमाउंट में हमारा NH3 टूट रहा है N2 और H2 में। तो बच्चों जब हमको ये बात दिख नहीं रही है तो हमको ये कैसे पता चले कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो हमारे केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर H है तो H का एक ऐसा एटम लिया जो बिल्कुल इसके केमिकली सिमिलर है, यानी H का एक आइसोटोप लिया जिसको कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम। क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और ये बिल्कुल ही बच्चों कैसे केमिकल रिएक्टिविटी देता है, सिमिलर टू H। तो हम लोगों ने एक आध एटम किसके डाल दिए, D के डाल दिए। तो इसका मतलब है अगर ये स्टैटिक होता, अगर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम रुक गया होता तो ये जो D पड़ा है वो कहीं पर भी यहाँ पर क्या होगा, इंटरप्ट नहीं करने वाला। लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर बच्चों क्या होता है, ये हमको पता लगाने में मदद करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर H और D में केवल मास का फर्क है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स बच्चों क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर D का पता लगा सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल में H की जगह पर हमारा D प्रेजेंट। तो इसने क्या देखा कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में NH3 तो था ही था, NH3 के साथ इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं H के, तो एक मॉलिक्यूल D का आ गया, कभी कभी क्या हुआ 2 मॉलिक्यूल D के आ गए और कभी कभी तीनों मॉलिक्यूल D के प्रेजेंट थे। यानी NH3 की जगह पर ये सारे NH3 यहाँ पर प्रेजेंट थे। विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर हमको ये पता चला इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये भी है। और H2 की जगह H2 मॉलिक्यूल भी थे, HD मॉलिक्यूल, HD भी बच्चों H2 ही हुआ क्योंकि 2 H हैं, D भी हमारा कैसा है, H के जैसा है, D2 भी H2 जैसा हुआ। तो ये तीनों भी हमारे इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रेजेंट थे। तो बच्चों ये तभी प्रेजेंट हो सकते हैं जब ये कंटिन्यूअसली इसमें चेंज हो रहा हो और ये कंटिन्यूअसली इसमें चेंज हो रहा हो। तभी जो हम लोगों ने बाद में ये जो D को इंट्रोड्यूस कराया, कुछ एटम जब D के हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए, तब जब ये चेंज हो रहा था लगातार तो इसने क्या किया, D को भी क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया अपनी रिएक्शंस में। ओनली देन ये इतने सारे जो कंपाउंड है वो फॉर्म कर पाया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सारे जो प्रेजेंट थे हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इसका केवल और केवल एक रीजन था कि ये जो प्रोसेस था वो हमारा क्या था, वो कंटिन्यूअसली क्या था, डायनामिक था। यानी इधर से इधर और इधर से इधर, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग ऑलवेज हमारी क्या थी, गोइंग ऑन। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो कैसा होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन इन क्लोज्ड वेसल। बच्चों इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन यही होती है कि हमको अपना जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम
क्या करना पड़ता है, क्लोज सिस्टम करना पड़ता है। यानी अगर हम लोग किसी ओपन सिस्टम में अगर ये करते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं हमने क्लोज किया और इसमें हमारा कौन सा सिस्टम है, यानी H2 प्लस I2 कोई रिएक्शन ले लेते हैं और ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है और ये हमारा क्लोज सिस्टम है। अगर सपोज करते हैं बच्चों इसको हम लोग क्या करें, ओपन कर दें, तो ओपन करने पर ये जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है ये भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी ये अब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा, केवल और केवल हमारा HI फॉर्म होगा और H2 और I2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाएगी। यानी पूरी की पूरी रिएक्शन किधर प्रोसीड होगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। यानी अगर हम लोग ग्राफ की हेल्प से देखें तो अगर HI के केस में कंसंट्रेशन और टाइम वर्सेस ग्राफ देखें तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो क्या हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो बच्चों ये एक टाइम पर आके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और किसी भी कंडीशन पे अगर आप लोगों ने इस क्लोज्ड वेसल को क्या किया, ओपन कर दिया, तो ओपन करते ही क्या होगा, जो हमारा H2I2 है वो 0 हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा, और जो हमारा HI है वो उसका पूरा अमाउंट फॉर्म हो जाएगा। तो हमारी ये जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन की थी ये फिर से क्या चली जाएगी, इरिवर्सिबल डायरेक्शन में चली जाएगी और हमारा रिएक्टेंट 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सिस्टम क्लोज हमारा होना चाहिए किसके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के। बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम क्या, हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमारा सिस्टम क्लोज होना चाहिए। सो फोर्थ पॉइंट बच्चों हमारा क्या है कि जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है वो अचीव किया जा सकता है आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। यानी अगर हमारी कोई रिएक्शन है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है और उसको जाना है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वो इस साइड से भी केमिकल इक्विलिब्रियम में जा सकती है और इस साइड से भी जा सकती है। यानी चाहे वो रिएक्टेंट का साइड हो, यहाँ से हम लोग अगर रिएक्शन की शुरुआत करते हैं, इन दोनों का हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं और रिएक्शन को शुरू करते हैं, तो भी वो अचीव कर लेगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। और चाहे अगर हम लोग इस तरफ से अगर हम लोग शुरू करते हैं अपनी रिएक्शन, तो भी क्या करेगी, वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। तो चाहे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से चाहे हमारा प्रोडक्ट साइड से शुरू होता है, तब भी वो दोनों क्या कर सकता है, हमारा एक केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। अब हम लोग अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर कि जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती हैं बच्चों, रिलेटिव कंसंट्रेशन at equilibrium, relative concentration at equilibrium is independent from initial concentrations। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग फिर से यही रिएक्शन लेते हैं तो इसका मतलब है रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या होता है कि अगर हमारी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन की हुई है और उसकी जो रिलेटिव कंसंट्रेशन मतलब बच्चों इसका और इसका क्या रेशियो है, इसका क्या रेशियो है और इसका क्या रेशियो है, तो जो भी रेशियो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे हमारे इक्विलिब्रियम पे, चाहे हमारी इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी भी हो। यानी अगर इक्विलिब्रियम पर ये हमारा x/v यानी इतने मोल है, यानी इसका कंसंट्रेशन इतना है, इसका कंसंट्रेशन हमारा y है, इसका कंसंट्रेशन हमारा z है। अगर इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन है तो चाहे हम N2 को कहीं से भी शुरुआत करें, यानी अगर इसका कंसंट्रेशन हम लोगों ने मान लेते हैं बच्चों कि 100
मोल्स पर लीटर लिया या हमने 50 मोल्स पर लीटर लिया, 25 मोल्स पर लीटर लिया, लेकिन इनका और इनका जो रेशियो है एट इक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन से। हम लोग जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो इनिशियल पॉइंट है, उसमें हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन से कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो इन सब का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पर वो सेम होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बच्चों आई होप कि आज की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो जहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, किस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो उससे रिलेटेड हैं, वो सब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। बच्चों टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।